नमस्कार दोस्तों, एक्सिस IAS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टारगेट प्रीलिम्स 2023 अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम आप सभी को पता है। 150 से कम दिन बचे हुए हैं हमारे प्रीलिम्स को। 28 मई को हमारी प्रीलिम्स होनी है और 14 मई को PCS का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। अभी हाल ही में कैलेंडर आया है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या पाठ्यक्रम क्या है जिसको हम कम से कम समय में तैयार करके कम से कम प्रीलिम्स UPSC और PCS की प्रीलिम्स को बड़ी आसानी से टैकल कर लें। और इसके पहले इतिहास और भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था के संबंध में वीडियो प्रकाशित किए गए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम प्रीलिम्स के लिहाज से देन मेंस के लिहाज से। तो हमारी जो प्रीलिम्स परीक्षा में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं बैंकिंग सेक्टर से, RBI NBFC से रिलेट करके आते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय GDP, GNP, मार्केट प्राइस पर है ना, तो इस तरह से यहाँ से भी एक आधे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन, इनके जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो शब्द हैं, उनसे संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टैक्सेशन भी एक बड़ा टॉपिक है। तो इन 3 टॉपिक से कुल मिलाकर के 3 से 5 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में या भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास जो हमारा टॉपिक है UPSC का, उसमें अगर देखा जाए तो करीब 20 क्वेश्चन के आसपास पर ईयर पूछे जाते हैं। कभी 15 भी हो जाते हैं, कभी 18 हो जाते हैं, कभी 14 रह जाते हैं। तो एक एवरेज अगर रेशियो लेके चले कि 16-17 क्वेश्चन का एक एवरेज निकल करके सामने आता है। और यहाँ पर ये जो टॉपिक हैं ये प्री और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। GDP की गणना करने के लिए कभी कभी थर्ड पेपर जो हमारा है इकोनॉमिक्स का, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। टैक्सेशन को लेकर के खासकर GST परिषद, GST काउंसिल, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में है ना। कभी कभी वस्तुओं से संबंध में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा टैक्स आरोपित किया जाता है। टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी बॉडीज़ हैं उन्हें है ना, लेंडर ऑफ लॉस रिजॉर्ट जो हैं उनसे संबंध में, इन्फ्लेशन इस समय छाया हुआ मुद्दा है ना। तो इन 3 टॉपिक से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग प्रणाली, वित्त, बीमा और पेंशन, यहाँ से रिलेट करके काफ़ी, यानी कुल मिलाकर के 6 से 7 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं पर ईयर इस टॉपिक से। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसकी जो करंट अपडेट है लास्ट 2 ईयर्स, उससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है आराम से। जैसे मुद्रा गुणक क्या होता है ना, और भाई कथन कारण के अंतिम उधारदाता। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनने की संभावना आराम से रहती है ना। तो इन चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कम से कम कक्षा 11 की NCERT, उसके साथ साथ दृष्टि पब्लिकेशन की इकोनॉमिक्स की बुक या मृणाल पटेल के करंट अफेयर्स और इकोनॉमी के नोट्स, इनको अगर कर लेते हैं आप तो बहुत आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके NCERT बेस पूछे जाते हैं जो किसी थ्योरी से रिलेटेड या अन्य है ना। तो इनसे आपको क्या करना है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये प्री और मेंस दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो आई होप आप ठीक ठाक पोजीशन में आ जाते हैं। दूसरा अगला जो टॉपिक है राजकोषीय बजट नीतियाँ, जो फिस्कल पॉलिसी होती है, वहाँ से इन्फ्लेशन कैसे कवर किया जाएगा, कौन सी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं भारत सरकार की है ना, इनको कैसे टैकल किया जा सकता है, किस प्रकार इनको साधा जा सकता है कि आराम से सरकार का संचालन और जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है या वस्तुजनित मुद्रास्फीति है या धन के सृजन के लिए जो भी भारत सरकार की प्रमुख काले धन का जो प्रवाह होता है हमारी अर्थव्यवस्था में, उनको रोकने के लिए आर्थिक मंदी के समय ठीक है कौन से कदम उठाए जाएं तो आर्थिक मंदी कम होने की संभावना होती है। तो इस तरह से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ से नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण कौन से होते हैं। ठीक है, रुपए की गिरावट को रोकने के लिए जानते हैं
इस साल अगर 2022 के अंतिम देखा जाए तो जो भारतीय रुपया है वो सर्वाधिक गिरावट उसमें दर्ज की गई है। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से 10 क्वेश्चन के आसपास निकल आते हैं। उसके बाद सरकारी बजट। कौन सा सरकारी बजट? सरकारी बजट दो, एक तो 21-22 और 22-23 और इसके बाद जो 23-24 आएगा। तो ये 3 प्रकार के बजटों के बारे में आपको कम से कम इन दो से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है ना कि सीधे क्वेश्चन पूछ करके कंटेम्प्रेरी इशूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में जो योजनाएं बजट के दौरान चलाई गई या बजट के दौरान उनमें धन की वृद्धि की गई, तो उस संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वित्त आयोग की क्या सिफारिशें हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, अगर पॉलिटी में जाएंगे तो वहाँ भी इसके लिए ठीक ठाक प्रावधान आर्टिकल 280 के अंतर्गत दिए गए हैं। और वित्त आयोग की सिफारिशें क्या होती हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, कौन सदस्य होता है ना, वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन जो राजस्व का बंटवारा वित्त आयोग करता है उस संबंध में क्वेश्चन इकोनॉमी में आराम से पूछे जाते हैं। इवन मेंस में भी इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, वित्तीय बाजार, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन सरकारी योजनाएं, और एक होती हैं केंद्र प्रायोजित, दूसरी होती हैं केंद्रीय। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है कि कोई योजना केंद्र लाता है और उसमें 60-40, जैसे राज्यों का हिस्सेदारी 40, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की 10% कर दी जाती है, 90-10 कर दी जाती है, या 70-30 कर दी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 100% जो धन दिया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेंस के लिहाज से बड़ा ठीक ठाक टॉपिक है ना। और यहाँ से जैसे WTO मुक्त व्यापार समझौते जो भारत के हुए हैं, प्रेफरेंशियल जो एग्रीमेंट ट्रेड होते हैं, गाट क्या था, है ना, IMF, विश्व बैंक, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी संगठन हैं, वहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन काफ़ी बारे पूछे गए हैं। और ये मान के चलिए IR का जो टॉपिक आ जाता है वो इसी में मिक्स कर दिया जाता है और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखना आप लोग। सब्सिडी, वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है खाद्य में उर्वरक और पेट्रोलियम, उसके बाद अन्य चीज़ों में शामिल होती है। तो सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सब्सिडी को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय हैं कि सरकार का जो घाटा होता है, ठीक है, जो बजट घाटा होता है वो कम से कम किया जा सके, और सब्सिडी का वितरण ऐसे किया जाए कि उन लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, DBT, ठीक है, तो उसको कैसे सरकार यूटिलाइज़ करे कि सब्सिडी का बोझ भी कम होता जाए, देन लोगों को सुविधाएं भी ठीक ठाक पहुंचती जाएं, है ना। तो खाद्य सब्सिडी इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी भारत सरकार ने कोविड के बाद से, आफ्टर कोविड 2020 के बाद से दोनों महीनों को मतलब महीने में 2 बार जो राशन जो हमारा नेशनल खाद्य प्लान चल रहा है ना, जो भी योजना चलती है उसके माध्यम से खाद्य को मुफ्त वितरित किया गया है और दिसंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसके माध्यम से खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा। उर्वरक, हमें पता है, हमें उर्वरकों को क्या किया जाता है, जो भी कंपनियां बनाती हैं बाहर से हम आयात करते हैं, तो उर्वरक में भी हम सब्सिडी देते हैं जिससे किसानों को बेहतर चीज़ें मिल सकें और बेहतर फसल का उत्पादन हो। पेट्रोलियम में भी सब्सिडी दी जाती है, अन्य चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, ये भी एग्रीकल्चर पोर्शन से 2020 और 21 में करीब 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो ये भी एक बर्निंग टॉपिक है। इसके क्वेश्चन जो मिला करके एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके क्वेश्चन साइंस टेक में भी जो डेवलपमेंट होती हैं, खासकर CSIR से संबंधित, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्योग और सेवा क्षेत्र से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। निवेश मॉडल से जनरली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इजी टॉपिक है और बेहतर काम करके इसमें आसानी से चीज़ों को ले सकते हैं। आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर किसानों के लिए, है ना, और जो उद्योग मॉडल के लिए, है ना, सर्विस सेक्टर के लिए जो आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का विकास हो, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ अन्य ETC में। अन्य चीज़ों का मतलब ये होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट की नहीं हैं, पॉलिटी की हैं या अन्य सब्जेक्ट्स की हैं, वो भी इसी के अंदर समाहित कर दी जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो जो आपका जो मेन बर्डन रहेगा फ़िलहाल में, अगर 2023 प्री बैठना है तो उसके लिए आपको देखो बैंकिंग सेक्टर, राजकोषीय नीति, सरकारी बजट, वित्त आयोग की सिफारिशें, ये 4 बर्निंग टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा तैयार करना है। दूसरा, योजनाएं, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको मेन स्कीम्स जिनसे कम से कम समावेशी विकास होता है, जिनसे गरीबों को फ़ायदा मिलता है, चाहे वो रूरल चीज़ें हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, उज्ज्वला योजना है ना। तो इस तरह की योजनाओं को आप कम से कम उनकी मिनिस्ट्री, योजना का उद्देश्य क्या है, केंद्र प्रायोजित है या केंद्रीय क्षेत्र की, ये बस ये योजना से संबंध में यही 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। और जब हम मेंस में जाएंगे तो योजनाओं के संबंध में, योजना अच्छी है या बुरी है उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद योजनाएं हो गई, उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जिनका भारत में विशेष, या तो भारत उसका सदस्य है या भारत पर उसका प्रभाव पड़ता है उनकी नीतियों पर, तो उनको आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर इकोनॉमिक्स में आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका आराम से 12 से 15 क्वेश्चन आराम से सही होने की संभावना बन जाती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर देखें, इनको देखने से आपको एक चीज़ की समझ आ जाएगी कि नहीं, हाँ, चीज़ें कैसे क्या बदलती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे तो आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनाएगा वो NCERT, ठीक है, NCERT को लेकर आएगा कि NCERT के फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।